स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने 12th क्लास जो हमारा हिस्ट्री का जो आज पेपर हुआ है, मिड टर्म का जो एग्जाम हुआ है, वो इवनिंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम देखने वाले, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मैंने सब देख लिया है। बहुत ही आसान पेपर बना था, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन इसमें नहीं, मतलब घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन नहीं है पूछा गया है, सीधे सीधे क्वेश्चन आया है। और मेरे को उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट रोशन सा स्टडी पॉइंट से स्टडी कर रहे हैं उन सभी का एग्ज़ाम आज का बहुत ही खतरनाक गया होगा, मतलब बहुत अच्छा गया होगा, कहने का मतलब ही है। ठीक है, अच्छे से आप एग्जाम करके आए हैं और कम से कम आपके 80 में से तो भाई 70 प्लस ही मार्क्स आने वाले हैं, जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है। 70-75 नंबर आपके आसानी से आ सकते हैं। वैसे आप कमेंट में एक बार जरूर बताएं कि यार कितने अनुमानित स्कोर क्या है आपका। ठीक है, कमेंट में एक बार जरूर बताएं, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार रोशन सा स्टडी पॉइंट से आप लोगों ने स्टडी करके इतना ज़्यादा मतलब अच्छा एग्जाम करके आप लोग आए हैं। अब देखिए सीधा आंसर को हम देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, मतलब कि किस धातु के बारे में उनको जानकारी नहीं था। तो देखिए लोहे के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। लोहे का इस्तेमाल जब भारत में 600 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ, उससे पहले लोहे के प्रयोग के बारे में भारत के लोगों को पता नहीं था, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि साक्ष्य ही इसी समय काल से मिलते हैं। तो हड़प्पा वासियों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं था, बाकी ये सभी धातुओं के बारे में वो जानते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध की शिक्षा को किस पीटक में संकलित की गई है। देखिए बुद्ध की जो शिक्षा है उसको उनके जो उपदेश है उसको शुद्ध पीटक में संकलित की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है हमारा सही है। आपको पता है त्रिपिटक के नाम से इसको हम जानते हैं, जिसमें अभिधम पीटक, विनय पीटक, शुद्ध पीटक है, लेकिन शुद्ध पीटक में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। उसके बाद हम बात करें, अगला क्वेश्चन है हड़प्पाई लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी। तो देखिए हड़प्पाई लिपि जो है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, है ना, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लिखी जाती थी, बाईं से दाईं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे मनुस्मृति का संकलन कब हुआ, है ना। तो 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी के बीच में किया गया था, यानी कि यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन हमारा जो ए है वो सही होगा, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने को की जो सामाजिक परिपाटी है उसको हम क्या कहते हैं। तो अगर एक पुरुष के अनेक पत्नियां हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपत्नी प्रथा, है ना, बहुपत्नी प्रथा यहाँ पे लिखा है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, निम्न में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी में एक पूरी पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। तो देखिए पूरी पहाड़ी को काटकर जो बनाया गया था वो कैलाशनाथ मंदिर है। ठीक है ना। कैलाशनाथ के मंदिर को बनाने वाला जो व्यक्ति था उसने अपना आश्चर्य भी व्यक्त किया था कि पूरे पहाड़ को काटते काटते उसने ऐसा मंदिर बना दिया कि भाई बनाने वाला खुद ही बोल रहे हैं भगवान ने मैंने कैसे बना दिया, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 है सांची स्तूप के पास एक संग्रहालय तथा अतिथिशाला बनवाने का श्रेय डैश को जाता है। तो सांची के स्तूप के आसपास जो अतिथिशाला और संग्रहालय जो बनवाया था वो सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया था। किसने बनवाया था, सुल्तान जहां बेगम, इसमें आपका आंसर आना था। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्न है अल बिरूनी का जन्म डैश में 973 में हुआ था। तो अल बिरूनी का जो जन्म है उज्बेकिस्तान की जो राजधानी, मतलब उज्बेकिस्तान में एक जगह है ख्वारिज़म में हुआ था। तो ख्वारिज़म यहाँ पे आपका आंसर आना था क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो आपको पता है कि भाई ये जो कथन है वो बिल्कुल सही है ना। जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने ही इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, जो ये है वो सही है। ठीक है, उसके बाद है नैनार स्त्री सिद्ध भक्त करेकाल अम्मयार ने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। तो देखिए बिल्कुल नैनार भक्त, मतलब नैनार स्त्री संत थी, करेकाल अम्मयार है इसका नाम, इसने शिव को पाने के लिए घोर तप किया था, है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए में आपको कथन और कारण के अकॉर्डिंग आपको सही गलत बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कथन की बात करें, कथन दे रखा है कि चोल सम्राट ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन मंदिर में प्रचलित किया। तो बिल्कुल ये तो सही है भाई, चोल शासकों ने ही तमिल भाषा के जो शैव भजन है उसको मंदिर में प्रचलित करवाया था, है ना। अब कारण देखते हैं, कारण दिया है कि भाई चोल सम्राट ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया। बिल्कुल, मतलब अपने आप को ऐसा मानते थे कि देवता भी उनको समर्थन देते हैं, देवीय समर्थन पाने का दावा किया और सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। ये भी बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखें तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन ये दे रखा है कि भाई जो कथन है और कारण है वो दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण देता है। ठीक है, और कथन, अगला ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो जो कथन है वो भी बिल्कुल सही है, कारण भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा जाहिर सी बात है कि वो जो जितने भी मतलब चोल शासक थे वो शैव भजनों का गायन मंदिरों में प्रचलित करवाने का मेन कारण क्या हो सकता है, क्योंकि वो दैवीय समर्थन पाना चाहते थे, है ना, या फिर देवताओं के प्रति अपना झुकाव को दिखाना चाहते थे। तो मेरे हिसाब से देखिए इसका मैं मतलब जो आंसर बताना चाहूँगा वो ऑप्शन ए बताना चाहूँगा। मेरे हिसाब से कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी देता है। एक बार अपने स्कूल के टीचर से भी इसका आंसर आप लोग जरूर पूछें, ठीक है। और आप लोग अगर ए के अलावा कुछ और आपको लगता है तो आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। मैं कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि और स्टूडेंट भी इस आंसर को जान सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला 12वां क्वेश्चन की विजयनगर साम्राज्य के स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र किसने तैयार किया। बहुत ही हल्का क्वेश्चन यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कॉलिन मैकेंजी ने किया था, ठीक है ना, 1800 में, 1800 के आसपास की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सर्वेक्षण कार्य जो शुरू किया गया था 1800 में, और सर्वेक्षण मानचित्र भी तैयार किया था उन्होंने। उसके बाद है आइन के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष में कुल कितनी फसलें होती थी। जो वहाँ पे सिंचाई के साधन मौजूद है वहाँ पे आईनी अकबरी के अनुसार कितनी फसलें उगाई जाती थी भाई, 3 फसलें उगाई जा सकती थी। कितनी, 3, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, 3। वैसे जो स्टूडेंट ने जो लगा रखे आप उसको ना मानी, यहाँ पे 3 में आपको बता रहा हूँ, 3 सही है, ठीक है। उसके बाद भारत में 17वीं सदी में जो फसल अफ्रीका व स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या है, तो भाई मक्का आया था। क्या आया था, मक्का, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए क्या है, सही है, मक्का। इसको अपना लगाए भाई, मक्का सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। मुगल काल में पंचायत के सरदार को क्या कहते थे, तो पंचायत के सरदार को क्या कहा जाता था, मुकद्दम कहा जाता था। मुकद्दम या फिर मंडल भी कह सकते थे, है ना, ये पढ़ रखा है आप लोगों ने। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है 5वीं रिपोर्ट ब्रिटेन के संसद में कब पेश की गई, तो भैया कब पेश की गई थी, 1813 में पेश की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, ठीक है। उसके बाद बंगाल में जब इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था भाई, लॉर्ड कर्नवालिस था, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, लॉर्ड कर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। उसके बाद ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाला भूभाग क्या कहलाता है, तो ब्राह्मणों को जो भूभाग दान में दिया जाता है उसको हम अग्रहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रहार, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है हमारा, सही है। बच्चे ने वैसे यहाँ पे गलत कर दिया है, भिक्षा लिख दिया है, जो कि गलत आंसर है, ठीक है। उसके बाद हर्षचरित किसकी जीवनी है, ठीक है। हर्षचरित किसकी जीवनी है, तो भाई हर्षचरित जो है हर्षवर्धन की जीवनी है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, बाण भट्ट ने लिखा था इसको। और हर्षवर्धन कन्नौज का बहुत ही फेमस शासक था, शक्तिशाली शासक जिसको हम कह सकते हैं, बहुत ही फेमस था। आप कॉलेज में पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया गया 20वां क्वेश्चन। वैसे भाई मेरे को चित्र साफ साफ दिख नहीं रहा है, ठीक है। आप लोग बुक में इस चित्र को देखिए, वैसे सिक्का है कोई, चित्र में दिए गए सिक्के की पहचान कर उसका नाम लिखिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो बुक में आप लोग इसको देखें यार, और आप लोग एक बार बताएं, कमेंट में जरूर आंसर बताएं यार, 20वें का जरूर बताओ भाई। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों को इसका आंसर, वैसे मैं सही से देख नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको जरूर बताता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 21वां क्वेश्चन देखेंगे। देखो यार 21वां क्वेश्चन पैराग्राफ पे आधारित है, आपका पैराग्राफ दे रखा है, सीधा मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ यार, ठीक है। पैराग्राफ पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास, पैराग्राफ आप लोग खुद पढ़ चुके हैं, मेरे को पता है। सीधा आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन का आंसर है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किसमें किया गया है, तो महात्मा बुद्ध के जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, उसमें उसके अकॉर्डिंग आपका त्रिपिटक होगा। त्रिपिटक में विनय पिटक हो गया, सुत्त पिटक हो गया और अभिधम पिटक, ये 3 ग्रंथ थे, तो त्रिपिटक यहाँ पे हमारा हो जाएगा सही उत्तर, है ना। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें बौद्ध भिक्षु तथा भिक्षुणियों संबंधित नियम दिए गए हैं, तो भाई बौद्ध भिक्षुओं के संबंधी जो नियम दिए गए हैं वो है आपका विनय पिटक में, ठीक है। सुत्त पिटक में तो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हो गई, विनय पिटक में आपका भिक्षु और भिक्षुणियों के नियम हो गए, और अभिधम पिटक में आपका बौद्ध दर्शन का वर्णन किया गया है। उसके बाद है बौद्ध धर्म में चिंतन की नई परंपरा को क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म की जो नई परंपरा है उसको हम महायान बोलते हैं, और पुरानी परंपरा को हम क्या बोलते हैं भाई, हीनयान बोलते हैं। और श्वेतांबर तो होते हैं जो जैन धर्म को मानते हैं और श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर उन्हें कहते हैं जो कि नंगे रहते हैं, नग्न रहते हैं, ये भी जैन धर्म के संत होते हैं, ठीक है। बाकी ऊपर वाले महायान और हीनयान बौद्ध संत होते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है भैया। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं जो कि टफ हो। पहला है मोहनजोदड़ो का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास था, इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। अब भैया देखो
मोहनजोदड़ो की सबसे अनूठी विशेषता ये थी कि वहाँ पे शहरी केंद्र का विकास बहुत ही नियोजित ढंग से किया गया था, है ना। गलियों को 2 भागों में बांटा गया, दुर्ग और निचला शहर, है ना। समान आकार की ईंटों का इस्तेमाल वो लोग करते थे। इसके अलावा नालियों को ग्रिड पद्धति में बनवाया था। पहले घरों को बनाने से पहले नालियों को बनाया ताकि गंदे पानी का निकासी आसानी से हो सके, है ना। आवासीय भवन को नियोजित तरीके से बनवाते थे। आवासीय भवन के मध्य में आंगन होता था, आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे, है ना। आंगन का प्रयोग खाना पकाने के लिए, कटाई करने के लिए करते थे। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने, बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते थे। 8 नंबर में भी आ जाता तो 8 नंबर में कर देते इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग, ठीक है। अब देखो 23वां क्वेश्चन दिया गया कि स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवार में पितृवांशिकता क्यों महत्वपूर्ण था। पितृवांशिकता का महत्व क्या? पितृवांशिकता का मतलब बताओ कि भाई पितृवांशिकता का मतलब होता है कि वह वंश परंपरा जो पिता से फिर पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र, इस तरीके से जो वंश परंपरा चलती है उसको हम पितृवांशिकता व्यवस्था कहते हैं। पितृवांशिकता व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भाई पुराने समय में जितने भी राजवंश थे वो पितृवांशिकता व्यवस्था को फॉलो करते थे अपने उत्तराधिकारी को घोषित करने के लिए, अपने उत्तराधिकारी की नियुक्त करने के लिए। लेकिन कई बार इसको भी फॉलो नहीं किया जाता था। अगर किसी राजा के पास खुद का पुत्र नहीं है तो अपने भाई को राजा बना दिया या किसी सगे संबंधी को राजा बना दिया। तो इस तरीके से पितृवांशिकता व्यवस्था काम करती थी। अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 24वां क्वेश्चन दिया गया, वर्नियर ने भूस्वामित्व के कौन कौन से दुष्परिणाम बताए। भाई भारत में जो भूस्वामित्व था ना, आपको पता है फ्रांसवा वर्नियर 7वीं सदी में यात्रा करने आया था और उसने फ्रांसवा वर्नियर ने राजकीय भूस्वामित्व और जो निजी भूस्वामित्व है उसके बारे में बताया था। उसने बोला था कि भारत में राजकीय भूस्वामित्व प्रचलित है जिस कारण लगातार खेती का विनाश हो रहा है, किसानों का विनाश हो रहा है ना। खेती जो है वो झाड़ीदार हो चुके हैं, दलदलों से भर चुके हैं खेत, नगर जो है वो गंदी हवा से दूषित है, राजाओं को दरिद्र और क्रूर लोगों का राजा बोलता है और इन सब का एक ही कारण था, वो था राजकीय भूस्वामित्व, है ना। तो ये सारे दुष्परिणाम राजकीय भूस्वामित्व के थे। किसान निवेश नहीं करते थे, किसान अपने बच्चों को जमीन नहीं दे सकते थे, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विदेशी यात्रियों के नजरिए से हमें इतिहास के कौन से पहलू देखने को मिलते हैं। भाई जितने भी विदेशी यात्री आपने देखे, है ना, जैसे कि अल्बिरूनी है, फ्रांसवा वर्नियर है, इब्न बतूता है, अब्दुल रजाक है, बरबोसा है ना, डोमिंगो पीस है, बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने भारत में यात्रा की। तो उनके अनुसार हम इतिहास के बारे में क्या जानते हैं, भारत को लेकर उनका नजरिया कैसा था, उन्होंने भारत में क्या कुछ देखा, भारत की सामाजिक प्रथा के बारे में, जाति प्रथा के बारे में, क्या कुछ हमारे समाज में बुराइयां थी, उन सब चीज़ों के बारे में ये लोग बताते हैं। तो उनसे पता चलता है अपने को, ये सारी चीज़ें लिखनी थी भाई। आसान था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखो 25वां क्वेश्चन क्या है कि मुगल काल के अध्ययन के स्रोत के रूप में आइन के कोई 2 सख्त पहलू, मतलब 2 विशेषताएं और 2 कमजोरियां बतानी है, 2 गुण और 2 कमजोरी बतानी है। देखिए भाई आइन अकबरी जो है, आपको मुगल काल के बारे में बहुत सारी जानकारी देती है, प्रशासन व्यवस्था के बारे में, भूगोल के बारे में, संस्कृति के बारे में, है ना, राजस्व व्यवस्था के बारे में, मतलब पूरे सिलसिलेवार तरीके से सारी जानकारियाँ दी गई है। ग्रामीण समाज का बड़ा ही सुंदर वर्णन है इसमें। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी है। कमजोर पहलू क्या है कि जोड़ करने में बहुत सारी गलतियां की गई। जो संख्यात्मक आंकड़े हैं ना, उसमें बहुत सारी विषमताएं थी, बहुत सारी कमियां थी। सभी प्रांतों से एक समान जानकारी जुटाए नहीं गए थे। आगरा जैसे इलाके से बढ़िया जानकारी लिए गए, लेकिन दूर के जो केंद्र थे वहां से ज़्यादा जानकारी नहीं जुटाया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप कमियां में बता सकते हैं। अब 8 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं भाई। 8 नंबर के में जो आपका जो पहला क्वेश्चन 8 नंबर का, बिल्कुल जी हाँ, आई थिंक 8 नंबर का ही है, ठीक है। 8 नंबर में जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो है विजयनगर साम्राज्य में नायक और अमर नायक की भूमिका बताइए। नायक भाई देखो, नायक होते थे सेना प्रमुख, इनका काम था किलों पर नियंत्रण रखते थे, है ना, और उपजाऊ भूमि की तलाश में भ्रमणशील रहते थे। कई बार किसान भी उनको उपजाऊ भूमि देने में हेल्प करते थे। और इसके अलावा नायक तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे, ये बता दिया। अमर नायक तो भाई सैनिक कमांडर होते थे, राय द्वारा इनको प्रशासन क्षेत्र दिया जाता था। ये किसानों से, व्यापारियों से, शिल्पकारों से कर वसूलते थे। दूसरे भू राजस्व जो भी है, अन्य कर जो है वो वसूलते थे। और कर का कुछ भाग अपने इस्तेमाल के लिए रख लेते थे। कर का कुछ भाग जो भी है इनके जो हाथी है, घोड़े हैं, उनके दल के रख रखाव के लिए रख लिया। कुछ सिंचाई के साधन में, कुएं बनवाने में, मंदिर के निर्माण में खर्च कर दिया। युद्ध के समय क्या करते थे, राजा को, विजयनगर के शासक को शक्तिशाली सेना सेवा भी प्रदान करते थे और वर्ष में एक बार भेंट भेजते थे। कई बार भेंट के साथ खुद भी उपस्थित होते थे और स्वामी भक्ति प्रकट करते थे। राय इनको एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित करके अपने नियंत्रण का दावा करता था। तो ये सारे पॉइंट इसमें आप बताएंगे। उसके बाद लिंगायत कौन थे, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उनकी क्या योगदान है, उसकी व्याख्या करनी है। लिंगायत भाई आपको 12वीं सदी से शुरू करनी है। 12वीं सदी में क्या हुआ, कर्नाटक में एक नवीन परंपरा का उदय हुआ था जिसका नेतृत्व वासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था। वासवन्ना शुरू में जैन मत को मानता था और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री भी था, है ना, और उसी के जो अनुयायी थे वो लिंगायत और वीरशैव कहलाए थे।
तो लिंगायत हम उसे कहते हैं जो कि शिव की पूजा लिंग के रूप में करते हैं, उनको हम लिंगायत बोलते हैं। इनकी विशेषता क्या है भाई, ये वाम स्कंद पे चांदी के छोटे से पिटारे में लघु लिंग धारण करके घूम घूम के अपने ईश्वर का प्रचार करते हैं। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में योगदान की बात करें तो ये धर्मशास्त्रों में बनाए गए श्रद्धा संस्कार के नियम का पालन नहीं करते थे, अपने मृतकों को विधि पूर्वक तरीके से दफनाते थे, है ना। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, जाति के आधार पर जो भेदभाव था उसका विरोध किया था। इनका मानना ये था कि मरने के बाद जो व्यक्ति है वो शिव में लीन हो जाता है, दोबारा लौट के नहीं आता। विधवा विवाह को मंजूरी प्रदान कर दी। पुनर्जन्म के सिद्धांत पे भी प्रश्नवाचन चिन्ह लगा दिया था इन्होंने। तो बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते थे, 8 नंबर पूरे मिल जाते। उसके बाद भक्ति आंदोलन पर एक निबंध लिखती हैं। भक्ति आंदोलन के बारे में आपको बताना है। भक्ति आंदोलन का मतलब होता है कि जब किसी धर्म में कमी आ जाती है उसको दूर करने के लिए जो आंदोलन चलेगा उसको हम भक्ति आंदोलन बोलेंगे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु से सबसे पहले मानी जाती है। अलवार और नैनार संतों के नेतृत्व में हुई थी। अलवार विष्णु के भक्त थे, नैनार शिव के भक्त थे। ये घूम घूम के अपने इष्ट देव का प्रचार करते थे। अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने क्या किया, कुछ जगह को पवित्र स्थल घोषित कर दिया और वहीं पे बाद में विशालकाय मंदिर बनाए गए, वो तीर्थ स्थल बन गए। जातिगत भेदभाव के खिलाफ ये आवाज उठाया इन्होंने, है ना। अलवार संतों ने एक ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम था नलेरा दिव्य प्रबंधम, जो कि संस्कृत के 4 वेदों जितना समान है। पूरी उनकी कहानी इसमें लिखनी है, निबंध लिखना है। 8 नंबर में है भाई, पूरे 8 नंबर मिलने चाहिए थे, 1 नंबर भी नहीं कटने की जरूरत है इसमें। उसके बाद है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी के दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयुक्त तरीके कौन से थे। ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी वाला है, यानी कि सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है ये। और इस समय कृषि का जो उपज है उसको बढ़ाने के लिए किसानों ने कौन कौन से तरीके अपनाए। सबसे पहले उन्होंने हलों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, लोहे के बने हुए हलों का, जिससे क्या था कि भाई पूरे गहराई से खेतों को जोता जा सकता था, इससे उपज में वृद्धि हुई। दूसरा, कुदाल का इस्तेमाल किया गया। कुदाल का इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में किए गए, जहाँ पे हल का इस्तेमाल नहीं हो सकता था, वहाँ भी उपज बढ़ी भाई, पहाड़ी इलाकों में उपज में वृद्धि हुई। सिंचाई के साधन का निर्माण किया गया, कुएं, तालाब, नहर, जलाशय, बहुत सारी चीज़ें राजा महाराजाओं ने, कुछ जमींदारों ने, पूंजीपति लोगों ने खुदवा दिए किसानों के लिए, इससे भी किसानों की उपज में वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको इसमें लिखने थे। अब देखो पैराग्राफ है आगे, वैसे एक और क्वेश्चन इसमें दे रखा है, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। इतिहासकारों को अशोक के अभिलेख से इसके संदर्भ में क्या जानकारी मिलती है। तो भाई मौर्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में पूरा वर्णन करना है। अशोक के अभिलेख से हमें क्या पता चलता है, तो वो भी आपको इसमें लिखना है। मौर्य प्रशासन में आप बताएं 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में बटा हुआ था। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। 4 प्रांतीय केंद्र थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सूर्णगिरी, है ना। ये सारी चीजें आप बतानी है। असमान शासन व्यवस्था थी मौर्य साम्राज्य की, क्योंकि ये दूर तक फैला था, है ना। इसके अलावा आप बताएं कि भाई प्रांतीय केंद्रों का चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक करते थे ये, जैसे कि स्वर्णगिरी जो था वो सोने के खदान के लिए फेमस था। तक्षशिला और उज्जैनी लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग पर स्थित थी। इस तरीके से समिति और उप समिति का वर्णन किया गया। मैक्सनीज ने अपनी इंडिका में 1 समिति और 6 उप समिति का वर्णन किया था, है ना। 6 उप समिति के कार्य आपको लिखने थे इसमें। और अशोक के अभिलेख से भी हमें ये सारी जानकारियाँ जो ज़्यादातर मिलती है वो अशोक के अभिलेख से ही पता चलता है। जैसे कि अशोक के धम्म के बारे में पता लगता है कि अशोक ने अपने धम्म का प्रचार किया था अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए। ठीक है, और उसका मानना यह था कि जो भी व्यक्ति उसके धम्म के उपदेशों को मानेगा वो इस दुनिया में और आगे आने वाले सभी दुनिया में, मतलब सारे जन्म में क्या रहेगा, सुखी रहेगा। तो ये भी हमें अशोक के अभिलेख से ही पता चलता है। सारी ज़्यादातर जानकारी हमें अशोक के अभिलेख से ही पता चलता है। ठीक है, ये हो गया ये। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है पैराग्राफ पे आधारित है, और आपको ना इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इस पैराग्राफ को आप रीड करेंगे ना भाई, इसी में मिल जाएगा। अब हिस्ट्री में यार पास होना इतना आसान है ना कि तुम पैराग्राफी कर दोगे ना तो भी तुम पास हो जाओगे। देखो पैराग्राफी कितने नंबर का है, पैराग्राफी तुम्हारे कितने नंबर का है, 5 नंबर का है ना। और देखो अगला पेज जो है ना वो है ही नहीं भाई, क्योंकि मैप के साथ ही वो पेज बच्चे ने लगा दिया, तो भाई आगे के क्वेश्चन है नहीं यार, तो उसको मैं करवा नहीं सकता हूँ। कुल मिला के शायद 31 क्वेश्चन थे, तो 29, 30 और 31 2 क्वेश्चन है ही नहीं। और इसको भाई तुम लोग कर लो यार, इसमें आंसर मिल ही जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर इसी में है भाई, तो इसको आप कर लेना तुम लोग। बाकी जितने क्वेश्चन करवाने थे मैंने करवा दिया है। मेरे को उम्मीद है कि तुम लोगों का एग्जाम जो है बहुत ज़्यादा फाड़ू गया होगा, 1 नंबर गया होगा। और तुम लोग कमेंट में मेरे को जरूर बताओगे कैसा गया एग्जाम, जरूर लिखो यार कमेंट में, ठीक है, जब भी मज़ा आएगा। और इसके अलावा यार वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। मिलता फिर तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।